हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकतंत्र के अंदर लोक प्रशासन की क्या भूमिका होती है। डेमोक्रेसी के अंदर, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या फिर डेवलप्ड कंट्री हो, डेमोक्रेसी में लोक प्रशासन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करें, वो सारे लेक्चर्स पहले देख लीजिए आराम से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का लेक्चर लोकतंत्र में लोक प्रशासन। सबसे पहले पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन जहाँ पर जनता की भागीदारी है। जनता की भागीदारी होने के साथ साथ वहाँ पर फ्रीडम भी है, स्वतंत्रता है और समानता जैसी चीज़ें हैं, जैसे तत्व जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये जन सहभागिता को प्रमुखता देते हैं। ठीक है, लोग आकर के पार्टिसिपेट करें, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके दो प्रमुख स्तंभ हैं, दो पिलर हैं लोकतंत्र के, एक है स्वतंत्रता और एक है समानता। इसीलिए लोकतंत्र का ज़रूरी है कि वो लोगों के प्रति संवेदनशील हो और उसे अपने कार्यों को करने के लिए जनता से सहयोग लेना है और जनता की समस्याओं को सुलझाना है, उनका निवारण करना है। ये तो बात की हमने लोकतंत्र की। अब बात करते हैं उसकी मुख्य विशेषता या लोकतंत्र के अंदर लोक प्रशासन में उसका क्या लोक प्रशासन का क्या रोल होता है। अगर हम बात करें लोकतांत्रिक प्रशासन की तो उसकी मुख्य विशेषता जो है वो राजनीतिक निर्देशन और उत्तरदायित्व है। ये मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह करके इसको अपना काम करना पड़ता है। राजनीति का जो वातावरण है उसमें रह करके प्रशासन को अपना रोल प्ले करना होता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि वो राजनीतिक निर्देशन, जो राजनीतिक या जो पॉलिटिशियंस हैं या कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो है, वो जैसे ऑर्डर दे रही है उसके अकॉर्डिंग काम करे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो। अगर हम सीधे शब्दों में इसको समझें तो इसका अर्थ ये है कि प्रशासकों को मंत्रियों की इच्छानुसार कार्य करना है। ठीक है, और अपने कार्यों के लिए भी वो मंत्रियों के माध्यम से ही व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो भारत में क्या होता है कि पार्लियामेंट है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, हमारी संसद है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में हर 5 साल में सरकार चुनी जाती है। सरकार में जो मंत्री होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या काम करना है। सरकार ये निर्धारित करती है कि उनको आने वाले 5 साल में या आने वाले टाइम में उनको क्या काम करना है, और जो वो डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग ही ब्यूरोक्रेसी को या नौकरशाही को या कह सकते हैं प्रशासन को काम करना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन जो है वो पार्लियामेंट, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्लियामेंट के लिए मिनिस्टर्स के थ्रू ही रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल नहीं पूछा जाएगा, मंत्रियों से सवाल पूछा जाएगा। लोकतांत्रिक प्रशासन अन्य प्रश्नों की तुलना में अधिक खुला होता है। ठीक है, लेकिन उसको हमेशा सार्वजनिक आलोचना के लिए प्रकट होना पड़ता है, या पारदर्शिता हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रशासन की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन यानी कि वेलफेयर स्टेट के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य है जिसमें जनता को विस्तृत सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया जाता है, यानी कि जनता को कंप्लीट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराने का डिसाइड किया जाता है। अगर हम हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे उनके अनुसार देखें तो उनका मानना था, नेहरू जी का मानना था कि ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी होगा जिसने अपने उद्देश्य गरीब अमीर के अंतर को मिटाने, कमज़ोर तबकों का स्तर ऊंचा उठाने का घोषित किया हो। और ऐसे राज्यों में लोक प्रशासन का स्वरूप भी लोक कल्याणकारी होता है। हालांकि उनके संगठन और व्यवहार में काफ़ी खामियां भी पाई जाती हैं। अब समझते हैं कि विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है। भारत जैसे देश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का क्या रोल होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विकासशील या फिर डेवलपिंग से हमारा क्या मतलब है, यानी कि डेवलपमेंट की ओर अग्रसर, विकास की ओर अग्रसर। तो ये जो टर्म है ये तृतीय विश्व के उन देशों के लिए यूज़ की जाती है जो बहुत लंबे टाइम तक गुलामी जिन्होंने सही और गुलामी की वजह से उनका जो स्वाभाविक विकास था वो कहीं ना कहीं खो बैठे हों।
समझ रहे हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है। अगर हम इनकी पहचान देखें तो औद्योगिकी जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ वहाँ पर ये पिछड़ गए आधारिक संरचनाएं जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये सब उनका अभाव है। और सामाजिक सेवाएं जो है वो काफ़ी निम्न दशाओं की हैं, काफ़ी निम्न स्तर की सामाजिक सेवाएं जो हैं हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। सो ये क्या है, कुछ एक इनकी पहचान है। इनके दो प्रमुख लक्षण हैं, मतलब इनके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, दो नहीं है 3 से 4 हैं जो हम समझेंगे। सबसे पहले कि राजनीतिक विशिष्ट वर्गों में विकास के मुद्दों पर एक आम एका होता है। सब जितने भी जितनी भी पार्टीज़ होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, वो मोर और लेस उनका एक जैसा एजेंडा आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट आए, चाहे एनडीए गवर्नमेंट आए, चाहे कोई और तीसरी गवर्नमेंट बने, सबका एक ही तरीके का आपको एजेंडा मिलेगा कि सबने प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है, हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बनाना है, पिछड़े तबकों को ऊपर उठाना है, और हमारी जो एकीकरण है, ठीक है, यूनिटी जो है कंट्री की, उसको बना करके रखना है। फिर ये बात कहते हैं कि इस ऐसी कंट्री के अंदर नौकरशाही पर निर्भरता अधिक रहती है, हम ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, और हमारे जो ऐसे लक्ष्यों की संख्या ज़्यादा रहती है जो असफल हैं, यानी फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं, और अशांति का माहौल, मूल्य नहीं आएगा, माहौल बना रहता है। जब आर्थिक निराशा होती है, जब डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ऐसे वातावरण में भाषाई और जातीय दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर दंगे बहुत होते हैं, और आपको अभिजन वर्गों के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, असंतुलित विकास, करिश्माई नेतृत्व और नौकरशाही की बड़ी भूमिका इसके अन्य लक्षण हैं। अब ये तो थे डेवलपिंग कंट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। अब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या चुनौतियां हैं? ऐसी कंट्री में प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं। पहली बात तो ये कि उन्हें जनता की उठ रही मांगों को पूरा करना है, जनता जो चाहती है उनको पूरा करना है। दूसरा, अपनी औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को त्याग करके उक्त उद्देश्यों को पूरा करने योग्य श्रम को बनाना है। या हम कह सकते हैं कि अभी तक जो उनके ऊपर राज किया, गुलाम रहे वो काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उस गुलामी की प्रवृत्ति को छोड़ करके उन्हें खुद को कैपेबल बनाना है, ताकि वो जनता की जो डिमांड है, जो उनकी मांग है, उनको पूरा कर सकें। उन्हें कर्तव्यपरायण, कार्य कुशल और सक्रिय बनाने के अलावा संवेदनशील, उत्तरदायी और पेशेवर बनाने की भी ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि वे जनता को स्वामी मानकर सेवक के रूप में उसकी सेवा करें, और ऐसा तभी संभव है जब वो अपने को जनता से, उनकी समस्याओं से भावनात्मक रूप से जोड़ ले। अभी तक क्या है, ब्यूरोक्रेसी अपने आप को, वो कहते हैं ना, टच मी नॉट वाला एटीट्यूड लेके चलती है, कि काफ़ी सीक्रेटिव नेचर जो वो ब्यूरोक्रेसी का देखने को मिलता है। तो उस नेचर को छोड़ करके, वो जो सीक्रेटिव नेचर है उसको छोड़ करके ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। साथ ही साथ भावनात्मक रूप से लोगों से ब्यूरोक्रेसी को जुड़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जो असमानता है, ठीक है, इस असमानता को ख़त्म किया जाए, वंचित तबकों के प्रति विशेष समर्थन व्यक्त किया जाए, तथा उन्हें समाज के शोषण चक्र से मुक्त कर खुली हवा में सांस लेने योग्य बनाया जाए। साथ ही साथ ऊंच नीच की आर्थिक, सामाजिक इस गहराई को दूर किया जाना चाहिए। और अगर हम समझें इन सब चीज़ों में, जो विकासशील देश हैं उसमें लोक प्रशासन की भूमिका गुणात्मक अधिक है, यानी कि जो वो कर रही है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, जितनी भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। खास करके आपको ये ध्यान रखना होता है, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो मेनली डेवलपमेंट होती है वो स्टेट लेड होती है, यानी कि राज्य के द्वारा निर्धारित होती है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी इन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ये तो बात हुई डेवलपिंग कंट्री की। अब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, विकसित देशों में प्रशासन। तो कौन से देश विकसित होते हैं? ऐसे समाजों को विकसित की श्रेणी में रखा जाता है जिन्होंने औद्योगिकीकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के सबसे उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया है।
और उन्होंने अपनी आर्थिक सामाजिक संरचना को उच्च मानवीय विकास के अनुरूप ढाल लिया है। मतलब उन्होंने अपनी इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया जिससे वो मानवीय विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। उनकी विशेषता विद्वानों ने कुछ इस तरीके की बताई है। पहला तो औद्योगिकीकरण का उच्च स्तर, कृषि पर निर्भरता आपको कम देखने को मिलेगी। दूसरा, उत्पादन और सेवाओं के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पर मिलेगी और जितना भी लाभ मिलता है वो अपेक्षाकृत समान और न्यायपूर्ण उसका वितरण होगा। तो यहाँ पर प्रशासन भी जब स्टेट का रोल चेंज होता है तो प्रशासन का रोल भी जो है वो चेंज होता है। तो विकसित समाज के प्रशासन को भी विकसित प्रशासन की संज्ञा दी जा सकती है। प्रशासन की राजनीतिक प्रक्रिया में भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित होती है और वो एक स्वायत्त संस्था का अस्तित्व ग्रहण कर लेती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि व्यवहार में अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो वो राजनीतिक एजेंसियों के द्वारा प्रभावी जो नीति निर्देशन है उनके अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति के दायरे से बाहर निकल के कोई काम करेगी, रहना उसको राजनीति के दायरे में ही है, लेकिन थोड़ा सा नेचर जो है वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर उसका चेंज हो जाता है। तो फाइनली अगर हम समझे विकासशील देश जो है डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पर प्रशासन जो सर्विसेज दे रहा है उनमें क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वहीं विकसित समाज में मात्रात्मक भूमिका अधिक है, क्वांटिटेटिव जो है वो ज़्यादा है क्योंकि विस्तृत कार्य दायित्व को वो संपन्न करता है। तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्वांटिटेटिव है और डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्वालिटेटिव है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अदर सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोनों लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, जल्द मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।